हम्म। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश ज्ञान क्विंस क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लासेस में हम लोग 12वीं कक्षा की भूगोल विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और भूगोल के पार्ट 1 यानी मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत पर आज प्रकाश डालेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 1 में देखते हैं मानव भूगोल प्रकृति एवं क्षेत्र। उसके अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन मानव भूगोल के पढ़ने से पूर्व हम लोग जियोग्राफी क्या है इसके बारे में हम लोग प्रकाश डालेंगे कि व्हाट इज जियोग्राफी यानी भूगोल क्या है। तो भूगोल ये ग्रीक और यूनानी शब्द है। क्या है? ग्रीक और यूनानी शब्द है जो जियो और ग्रेफस से मिलकर बना हुआ है। जियो का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? पृथ्वी होता है। और ग्रेफस का जो अर्थ होता है वो होता है वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन क्या भूगोल कहलाता है। उसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि मानव के निवास के रूप में पृथ्वी के वर्णन को ही हम लोग क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। ये परिभाषित हम लोग किए। और सब बहुत सारे वैसे भूगोल वेता जो हैं उन्होंने भूगोल को निम्न प्रकार से परिभाषित किया, जिसमें से प्रमुख हैं रिचर्ड हर्ट्सन। उन्होंने बताया कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या है। किसने कहा? रिचर्ड हर्ट्सन ने कहा। और वहीं पर देखते हैं अल्फ्रेड हेटनर, जिन्होंने बताया कि हम भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। किसने कहा? अल्फ्रेड हेटनर ने कहा। इस प्रकार भूगोल की जो परिभाषा है विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुसार से दिया है। लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो भूगोल शब्द है यानी जियोग्राफी जो है, ये सबसे पहले किसने इसका प्रयोग किया? अधिकांशतः हम लोग यहां पर द्वंद्व की स्थिति हम लोग के पास बनी हुई रहती है कि हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इस भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एराटोस्थेनीज ने किया था। यानी भूगोल शब्द का जो जनक है वो किसको? एराटोस्थेनीज को माना जाता है, जिसका टाइमिंग से 276 से 194 ईसा पूर्व माना जाता है। वहीं पे फादर ऑफ जियोग्राफी यानी भूगोल का जनक या पिता हम लोग किसको मानते हैं? हिकेटियस को हम लोग मानते हैं। इस प्रकार हम लोग देखें कि भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग एराटोस्थेनीज ने किया था, और भूगोल शब्द का जनक जिसको फादर के नाम से यानी पिता के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसको हिकेटियस के नाम से जानते हैं। आगे चलकर भूगोल जो है इसकी दो शाखाएं बन गई। प्रथम शाखा में हम लोग देखते हैं भौतिक भूगोल, जिसको हम लोग फिजिकल जियोग्राफी के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की बनावट, जलवायु, मृदा, पर्वत, पठार इत्यादि का हम लोग अध्ययन किए थे, जो 11वीं क्लास में आपको पढ़ाया जा चुका है। और दूसरा जो इसका है जिसको हम लोग बोलते हैं मानव भूगोल यानी ह्यूमन जियोग्राफी, जो 12वीं क्लास के प्रथम अध्याय के अंतर्गत आता है। हम लोग ऑन टॉपिक आते हैं, जिसका हम लोग केंद्र बिंदु यानी मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? मानव क्रियाकलाप है। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है? मानव क्रियाकलाप है। और वहीं पर भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है? स्थल है। ये ध्यान में रखेंगे कि हम जियोग्राफी का केंद्र बिंदु स्थल है, वहीं पर मानव भूगोल का केंद्र बिंदु मानव क्रियाकलाप है। और इस मानव भूगोल का जन्म 18वीं सदी में हुआ और निरंतर क्या हुआ? इसका विकास होते रहा, जिसके कारण हम लोग इसको प्रगतिशील विज्ञान के नाम से हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग मानव भूगोल की विषय वस्तु को हम लोग देखते हैं, जिसमें मानव भूगोल का जनक जिसको हम लोग जर्मन भूगोल वेता फ्रेडरिक रेडजेल को मानते हैं। और उनका जन्म जो होता है वो 1844 ईस्वी में जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 1904 ईस्वी में
हुआ था, जो जर्मन के रहने वाले थे, और उन्होंने अपने जीवन के काल में ही एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। कौन सी पुस्तक लिखी? एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस ये एग्जाम्स में 1 साल 2 साल गैपिंग करके ये हमेशा आता रहता है। तो इसलिए आपको ये जानने की जरूरत है कि मानव भूगोल के जनक जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक राइटजेल थे, और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी, जो मानव भूगोल से रिलेटेड है। और उन्होंने ही बताया था कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। किसने कहा था? ये एग्जाम से में पूछता है, हमेशा पूछता रहता है कि ये परिभाषा किसने दिया था, किसका कथन है। तो ये ध्यानपूर्वक हम वो देखेंगे, और जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट्स लेकर भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो राइटजेल ने बोला, क्या बोला? मानव भूगोल मानव समाज समाजों तथा धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी हमारा जो समाज है और धरातल के बीच का जो संश्लेषित जो अध्ययन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। ये किसने कहा था? राइटजेल ने कहा था। और उन्हीं की शिष्या कुमारी एलन सैंपल, इनकी क्या थी? ये शिष्या थी, स्टूडेंट्स थी। उन्होंने भी ये, यानी उनका जो जन्म होता है वो 1832 ईस्वी में होता है, और उनकी मृत्यु जो होती है वो 1932 ईस्वी में होती है। ये अमेरिका के रहने वाली थी। कुमारी सैंपल कहां की रहने वाली थी? अमेरिका की रहने वाली थी। और उन्होंने बताया कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी ये जो मानव भूगोल जो है वो मानव क्रियाशील है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है, क्रियाशील है, और उसके साथ साथ अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील, यानी जो हमारी जो पृथ्वी है उसमें क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होते रहता है, कभी भी अस्थायी नहीं होता है, अस्थायी होते रहता है। उसका परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। और फिर उसके बाद से दोनों, यानी टीचर और स्टूडेंट्स, यानी गुरु और शिष्य, दोनों ने मिलकर एक नियतिवाद का ये अवधारणा प्रस्तुत किया। यानी जैसी हमारी प्रकृति है वैसा हम हो जाते हैं, यानी प्रकृति के अनुकूल हो जाते हैं, यानी मनुष्य प्रकृति का दास है, इन्होंने बोला था। तो यानी नियतिवाद के ये समर्थक थे। कौन? राइटजेल और कुमारी एलन सैंपल, दोनों नियतिवाद के समर्थक थे। फिर तीसरे भूगोलवेत्ता में हम लोग देखते हैं कि जिसमें विडाल डी ला ब्लास का स्थान आता है, जो फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस के। और ये भी क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मानव विकास कहां पर सबसे ज्यादा विकसित हुआ, तो वो फ्रांस में सबसे ज्यादा विकसित हुआ। कहां पर? फ्रांस में। यानी विडाल डी ला ब्लास जो थे फ्रांस के मानव भूगोल के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, और उन्होंने ही बताया था कि मानव जाति तथा मानवीय समाज का विकास वहां के प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप ही होता है। और फिर आगे चलकर उन्होंने एक सिद्धांत को दिया जिसको हम लोग संभववाद की नींव रखा। और इन्होंने बताया, क्या बताया? इसके पहले मैंने बताया था राइटजेल एलन सैंपल ने नियतिवाद का समर्थक दिया था, यानी जैसी हमारी प्रकृति है वैसा हमारा क्या होगा? स्वभाव होगा, हम उस रूप में ढल जाते हैं, यानी मनुष्य प्रकृति का दास है। लेकिन वहीं पर विडाल डी ला ब्लास महोदय ने बताया कि नहीं, मानव प्रकृति का दास नहीं है बल्कि उसका स्वामी है। यानी हम जैसा चाहते हैं वैसी हम अपनी प्रकृति को बना सकते हैं, जिस रूप में चाहे उस रूप में बना सकते हैं। और फिर इस विचारधारा में मानव का प्रभाव अधिक है, यानी मैं सबसे ज्यादा बड़ा, यानी मानव ही सबसे ज्यादा बड़ा है। और फिर जिसका दुष्प्रभाव आज हमें देखने को मिलता है, अगर हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं तो प्रकृति भी हमें सजा देने के लिए तैयार होती है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज के दौर में हमारा कोरोना है।
वो प्रकृति के साथ हम छेड़खानी कर रहे हैं, तो जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कोरोना। तो इसलिए इसमें विडाल डी ला ब्लास महोदय ने बताया कि मानव प्रकृति का दास नहीं है बल्कि उसका स्वामी है, तो उसका सजा भुगतने के लिए तो हम तो तैयार हैं ही। अगर प्रकृति के साथ छेड़खानी करेंगे तो कुछ न कुछ हमें तो उसके रूप में खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, जिसका मैंने अभी बताया कि हम कोरोना जो अभी भयावह स्थिति है, तो उसी के साथ ये हुआ है। और फिर इसी में हम लोग देखते हैं कि आगे के रूप में हम लोग देखते हैं कि इसमें जैसे इसका इन्होंने भी एक नींव रखी थी, कौन? विडाल डी ला ब्लास महोदय ने संभववाद की नींव रखी। और वहीं पर देखते हैं ग्रिफिथ टेलर जो अमेरिका के रहने वाले थे, और उन्होंने क्या किया तो उन्होंने देखा तो क्या किया, नियतिवाद यानी रैडजेल महोदय और कुमारी एलन सैंपल महोदय, यानी इन्होंने क्या किया था, नियतिवाद का समर्थन किया था, और विडाल डी ला ब्लास महोदय ने संभववाद का। तो उन्होंने बोला कि ना मैं इधर से बोलूंगा, यानी ना मैं जर्मनी की तरफ से बोलूंगा और ना ही मैं किसके तरफ से, फ्रांस के तरफ से बोलूंगा, मैं जो बोलूंगा वो सबको मिला जुला के बोलूंगा। तो उन्होंने ग्रिफिथ टेलर जो थे अमेरिका के रहने वाले थे, उन्होंने नियतिवाद और संभववाद को जोड़ दिया और मिक्स कर एक उन्होंने एक ये सबसे विचारधारा दिया जिसका नाम है रुको और जाओ, रुको और जाओ, ठीक है। और उसी को हम लोग नवनियतिवाद या नवसंभववाद विचारधारा के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इसके पश्चात हम लोग मानव भूगोल का विकास पे हम लोग प्रकाश डालेंगे। इसके पूर्व में मैंने बताया था कि मानव भूगोल का प्रादुर्भाव और जो विकास जो हुआ था वो 18वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 18वीं सदी में हुआ था। और सभी देशों में इसका जो विकास जो हुआ था वो 20वीं सदी में हुआ था। प्रादुर्भाव जो हुआ वो 18वीं सदी में, यानी उसका जो विकास हुआ वो 18वीं सदी में हुआ, लेकिन जैसे संपूर्ण देशों में इसका जो विकास वो 20वीं सदी में ये माना जाता है। फिर इसके बाद से देखते हैं कि इसमें 1970 के बाद अगर देखा जाए तो 1970 के बाद की विचारधारा, दो विचारधारा आई। पहला है कल्याणपरक विचारधारा और दूसरा है आचरणपरक विचारधारा। लेकिन आधुनिक काल में जैसे ही हम वो देखते हैं तो तीन प्रकार की विचारधाराएं थी। इसके पहले मैंने बताया है नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद, जिसमें रुको और जाओ का वर्णन मैंने किया था। और ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि नियतिवाद के जो सिद्धांत को दिया था, यानी जो इस विचारधारा को दिया था, उसमें राइडजेल और उनकी शिष्या कुमारी एलन सैंपल का महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं पर अगर देखा जाए संभववाद का तो विडाल डी ला ब्लास, और वहीं पर देखते हैं नवनियतिवाद यानी रुको और जाओ का सिद्धांत उन्होंने दिया था, जिसमें ग्रिफिथ टेलर का नाम काफी महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि नियतिवाद जो विचारधारा है उसमें प्रकृति पर सबसे ज्यादा जोर दिया। किस पे? प्रकृति पर जोर दिया गया, यानी जैसी प्रकृति है वैसा हम होंगे, यही नियतिवाद है। और फिर वही संभववाद में आते हैं तो विडाल डी ला ब्लास महोदय बोलते हैं कि नहीं, ऑल इन ऑल कौन है? मानव है, यानी सबका स्वामी क्या है? मानव है। मानव जैसा चाहेगा वैसा उस प्रकृति को अपने अनुकूल कर सकता है। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था संभववाद। और वहीं पर ग्रिफिथ टेलर महोदय अमेरिका के थे, तो उन्होंने न्याय किया, बोला कि ना इनकी बात और ना इनकी बात, और दोनों की बातों को जोड़ दिया और उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको नवनियतिवाद के नाम से यानी रुको और जाओ के नाम से हम लोग जानते हैं। ऐसे भी हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक्स है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि अगर आपको नया कपड़ा सिलवाना है तो कहां जाना पड़ेगा? टेलर में जाना पड़ेगा। और टेलर में जब जाइएगा तो वहां पर रुकिएगा और नापी दिलवाइएगा, तब जाइएगा। यानी टेलर में नया कपड़ा सिलवाएंगे तो सिलवाने के लिए हमको रुकना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। ये शॉर्ट ट्रिक्स अपने असर से हम लोग सारे लोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मानव भूगोल का विकास आधुनिक काल में
कैसे हुआ। फिर उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि ये जो मानव भूगोल है उसके क्षेत्र के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आगे चलकर ये दो इसके मुख्य क्षेत्र हैं। पहला है सांस्कृतिक भूगोल और दूसरा है आर्थिक भूगोल। एग्जाम्स में ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम लिखे या कुछ उसके उप क्षेत्रों के नाम लिखे या उसकी शाखाओं के नाम लिखे। तो आ जाएगा, दो का होगा तो सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, और दो से ज्यादा रहेगा तो उसको राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, ये सब जितने भी हैं इसकी उप शाखाएं आती है। किसकी? मानव भूगोल की। अब आते हैं हम लोग मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है। विषय क्षेत्र में हम लोग 6 पहलुओं पर ध्यान देंगे। किसका? मानव भूगोल। अभी मानव भूगोल के हम लोग क्षेत्र के बारे में अब देख रहे हैं विषय क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहला है जनसंख्या, दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, 3 नंबर में सांस्कृतिक वातावरण, 4 नंबर कालिक अनुक्रम, 5 नंबर नियोजन और प्रादेशिक संगठन, और 6 नंबर जो अन्य प्रदेशों के साथ इसका संबंध है। तो इस प्रकार आज के हम लोग वीडियोज में हम लोग मानव भूगोल, प्रकृति एवं क्षेत्र, यानी इसकी प्रकृति के बारे में भी पढ़े, इसके क्षेत्र के बारे में भी पढ़े, और जिसका संपूर्ण अध्ययन हम लोग इस पूरे वीडियोज में देखे और पढ़े, जो आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।